नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका मामले को लेकर के एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी के साथ ही मेन मास्टरमाइंड समेत 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इनका नाम जो है वो हुसैन और अब्दुल बताया जा रहा है। कहा जा रहा था कि ये कोलकाता में छुपे हुए थे, ये ब्लास्ट करने के बाद से, और बकायदा एजेंसी की ओर से इनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसके बाद आज एनआईए के हाथों यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों धमाके के मुख्य आरोपित आतंकी अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाबेज हैं। इन दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि यही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने बकायदा रामेश्वरम कैफे में जा करके आईडी रखा था और उसके कुछ ही घंटों के बाद बड़ा धमाका होता है, जिसमें तकरीबन 9 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ यहां पर घायल भी होते हैं, जिसके बाद इस मामले को लेकर के भी जमकर राजनीति होती है और यह मामला गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद एनआईए इस पूरे मामले की जांच करती है और अब जाकर के मेन जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह जानकारी सामने आई है कि एनआईए ने इन दोनों को कोलकाता के नजदीक किसी जगह से गिरफ्तार किया है। ये दोनों लंबे समय से फरार थे। एनआईए ने उनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। बताया गया कि ये दोनों यहां अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे। इससे पहले के चेन्नई में छुपे होने की जानकारी भी सामने आई थी। इन दोनों के नाम बदलकर यात्रा और होटल में रुकने का भी खुलासा हुआ था। बता दें कि एनआईए ने बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में एक आरोपित मुजल्लिम शरीफ को भी गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप है कि इसने आतंकी अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन को छुपने और शहर छोड़कर भागने में उनकी मदद की थी। उसने बम बनाने के लिए भी सामान इन आतंकियों को उपलब्ध कराया था। वो अभी एनआईए की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके की योजना बनाने वाले आतंकी अब्दुल मतीन ताहा ने हिंदू नाम विघ्नेश डी.आर. सुमित अपनाया हुआ था। इनका उपयोग वो अलग अलग जगह पर जाने और रहने में करता था। रामेश्वरम कैफे जाकर धमाके को अंजाम देने वाला मुसव्विर हुसैन मोहम्मद जुनैद सैयद नाम के पहचान पत्रों पर फर्जी दस्तावेज भी बनाए हुए था। बता दें कि एनआईए ने इन भगोड़ों आतंकियों की तस्वीर जारी करके इनके विषय में जानकारी देने को कहा था। बताया गया कि ये दोनों 2020 से ही गायब थे। ये अल हिंद मॉड्यूल में शामिल हैं और इसी के साथ ही एनआईए की दबिश पर ये गायब हो गए थे। इसके बाद से यह आतंक की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने मिलकर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मार्च 2023 में धमाके को अंजाम दिया था। बता दें कि इन दोनों ने मिलकर के बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मार्च 2024 में धमाके को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में दोपहर के 1 बजे धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और धमाके के पीछे की जानकारी बाद में निकल करके सामने आई थी। इसके बाद इस मामले की जांच एनआईए ने चालू कर दी। तब से ही एजेंसी उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जानकारी के मुताबिक मुसव्विर हुसैन शजीब वही शख्स है जिसने कैफे में आईडी रखा था। अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और उसके बाद कानून के चंगुल से भागने का मुख्य मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों आरोपी अपनी झूठी पहचान के आधार पर कोलकाता के पास छिपे हुए थे। एनआईए ने खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों के ठिकानों का पता लगाया और इन्हें पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये सफलता केंद्रीय खुफिया एजेंसी और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका और केरल पुलिस के संभावित प्रयासों से मिली है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, उसके जो 2 मुख्य अपराधी हैं वो पाए गए हैं और डिटेन हुए हैं एनआईए के द्वारा पश्चिम बंगाल से। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए
एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहां पर जो सरकार है वो धरने पर बैठ जाती है जब एनआईए कार्रवाई करती है? क्या इसलिए जब एनआईए की टीम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो उन पर संदेश खाली 2.0 जैसा हमला हो जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक के नाम पर कभी बलात्कारी बचाओ, कभी ब्लास्ट करने वाले बचाओ, कभी शाहजहां बचाओ का तृणमूल कांग्रेस के राज्य में चलने वाले पश्चिम बंगाल में एक लंबा सिलसिला हमने देखा है? और इसीलिए आज ये सवाल उत्पन्न होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। रामेश्वरम ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे उनको बचाने के लिए, सुरक्षा कवच देने के लिए कांग्रेस ने पहले प्रयास किया, कहा कि ये राइवलरी में हुआ है। इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुए उनको भी डीके शिवकुमार जैसे नेताओं ने डाउन प्ले किया। आज ये अपराधी जो है वो पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। कभी इनके गठबंधन के साथी पीएफआई की पैरवी करते हैं, कभी एसडीपीआई का समर्थन लेते, कभी याकूब अफजल की भी पैरवी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जवाब दे कि आतंक और उग्रवादियों के साथ आपका हाथ हमेशा नजर क्यों आता है। बता दें कि जब केरल में ये आपको बता दें कि जब रामेश्वरम कैफे में ये धमाका हुआ था उसके बाद वहां पर पुलिस, एम्बुलेंस, तमाम चीजें पहुंची थी। इसके बाद जिस तरीके से जो लोकल पुलिस है वहां पर पहुंची हुई थी, जांच कर रही थी, जिसके बाद आईडी के संकेत मिलते हैं और फौरन इस केस को एनआईए को सौंप दिया जाता है। जिसके बाद तत्काल गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए की टीम रामेश्वरम कैफे में पहुंचती है और तमाम चीजों को वहां पर खंगालती है, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर और भी तमाम दस्तावेज हो जो कि घटना स्थल से मिलते हैं। उसके बाद इन आरोपियों के फोटोज रिलीज किए जाते हैं और बकायदा एनआईए ने इनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। जिसके बाद इनके कोलकाता में छिपे होने की खबर सामने आती है और एनआईए वहां पर पहुंचकर इन दोनों ही आरोपियों को दबोच लेती है। आपको बता दें कि उस वक्त जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने थे, जहां पर कांग्रेस ये कह रही थी कि इसको लेकर के जांच किया जाना चाहिए और यह आतंकी घटना नहीं है, ऐसी तमाम चीजें कही जा रही थी। और एक पल को तो यह भी कहा गया था कि ये शॉर्ट सर्किट या फिर किसी अन्य चीजों की वजह से यहां पर हुई है। लेकिन बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से डिमांड की जा रही थी कि इसकी जो जांच है वो एनआईए के हाथों में सौंपी जानी चाहिए, तभी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। जिसके बाद अब ये पूरा मामला खुल करके सामने आया है और इस मामले को लेकर के 2 आरोपितों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बम ब्लास्ट की खबर सामने आई थी केरल के एर्नाकुलम चर्च के पास, जहां पर यह देखने को मिला था कि वहां पर बम ब्लास्ट हुआ था। दरअसल वहां पर प्रेयर हो रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट को इजराइल हमास की जंग से जोड़ करके भी देखा जा रहा था। खासकर केरल में 24 घंटे पहले एक रैली हुई थी जिसकी काफी जोरों से चर्चा हुई थी और इस रैली में हमास का एक लीडर था जिसने वर्चुअली स्पीच दिया था। जिसके बाद ये धमाका केरल के चर्च में देखने को मिला था। यानी कि अगर हम बात करें वहां पर तो 2 धमाके इस वक्त देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो रामेश्वरम कैफे का ब्लास्ट हो या फिर इस तरीके से चर्च का ब्लास्ट हो। ये दोनों ही ब्लास्ट अपने आप में सुर्खियों का विषय रहे हैं और इसी के साथ ही वहां पर लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है और दोनों ही जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई थी। और इसके अलावा भी कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया था, क्योंकि उस वक्त हमास और इजराइल का जंग नया नया शुरू हुआ था और जिस तरीके से हमास का एक लीडर था जिसने ये स्पीच दी थी, उसकी वजह से और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल में जिस तरीके से कर्नाटका में सिद्धरमैया की सरकार है, तो वहां पर अक्सर तुष्टीकरण को लेकर के लगातार राजनीति होती रहती है और बीजेपी ने कई दफा कर्नाटका सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार जो है वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और अपने खास वोट बैंक का ख्याल रखती है, खास समुदाय का ख्याल रखती है, जिसकी वजह से आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता की एक तस्वीर भी शेयर की जा रही थी और कांग्रेस के कई सारे लीडर्स ये कह रहे थे कि ये जो आतंकी कनेक्शन है बीजेपी के लीडर का, वो दरअसल इसी
बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये खबर सामने आई थी कि एनआईए ने उसे हिरासत में लिया है, लेकिन बाद में बकायदा एनआईए की ओर से एक प्रेस नोट रिलीज किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि जिसे एनआईए ने हिरासत में लिया है वो आरोपी नहीं है बल्कि गवाह है। तो यहां पर यह भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे झूठ फैलाने की कोशिश भी की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।